हम्म। कार्यस्थल पर ना मतलब काम करने की जगह पर कई तरह के खतरे होते हैं। कुछ खतरे तो बिल्कुल साफ नजर आते हैं, जैसे कोई नंगी तार हो गई या फैक्ट्री में कोई भारी मशीन। हाँ, वो फिजिकल खतरे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान बच सकता है। बिल्कुल, उन्हें देखकर बचा जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक वो चीजें होती हैं जो दिखाई ही नहीं देती। मेरा मतलब है कुछ ऐसी अदृश्य बाउंड्रीज या कह ले अदृश्य सीमाएं होती हैं जिन्हें अगर कोई पार कर ले तो पूरा का पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट वो एक इंसान के लिए एकदम दमघोटू बन सकता है। और हैरानी की बात तो ये है ना कि मतलब लंबे समय तक हमारे सिस्टम ने इन अदृश्य बाउंड्रीज को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया था। हाँ, ऐसा लगता था कि जैसे वो हैं ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा मान लिया गया था कि जब तक कोई बहुत बड़ा मतलब एकदम सामने दिखने वाला फिजिकल अपराध ना हो तब तक सब कुछ नॉर्मल है। और इसी नॉर्मल को चुनौती देने के लिए एक पूरे लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी थी। सही कहा आपने। तो आज 7 मई 2026 है और आज के इस डीप डाइव में हम इसी लीगल फ्रेमवर्क की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना आज, वो है लॉविटा यूट्यूब चैनल के सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 लेक्चर के बहुत ही विस्तृत नोट्स, जिसे हम आम बोलचाल में या कॉर्पोरेट दुनिया में पॉश एक्ट कहते हैं। POSH। हाँ, पॉश एक्ट। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ कुछ कानूनी धाराओं को रटना बिल्कुल नहीं है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये कानून असल में काम कैसे करता है, इसके पीछे का पूरा तंत्र क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये कैसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा न रहकर पावर डायनामिक्स को संतुलित करने का एक औजार बनता है। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ HR के लोगों या वकीलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एकदम नहीं। मैं तो कहती हूँ इसका वास्ता हर उस इंसान से है जो काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकलता है। सही बात है। इस एक्ट की अहमियत को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये कानून वजूद में था ही नहीं। वो टाइम तो काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। नोट्स में 1997 के विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। देखिए, 1997 से पहले भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को डील करने के लिए मतलब कोई अलग और स्पष्ट कानून था ही नहीं। कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था, मतलब एक लीगल वैक्यूम था। हाँ, एक पूरी तरह से कानूनी शून्यता कह सकते हैं इसे। अगर ऑफिस में किसी महिला के साथ हरासमेंट होता था ना, तो उसे भारतीय दंड संहिता यानी IPC की उन सामान्य धाराओं का सहारा लेना पड़ता था जो पब्लिक प्लेसेस में छेड़छाड़ के लिए बनी थी। ओह, मतलब सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ और ऑफिस के बंद कमरों में होने वाले कॉम्प्लेक्स हरासमेंट के लिए एक ही कानून। एग्जैक्टली। अब आप ही सोचिए वो धाराएं कितनी नाकाफी रही होंगी। ये तो एक तरह से न्याय मांगने की प्रक्रिया को ही सजा बना देने वाली बात हो गई ना। ऑफिस की पॉलिटिक्स, पावर का खेल, बॉस और जूनियर का रिश्ता, इतनी बारीक चीजों को एक आम क्रिमिनल लॉ कैसे हैंडल कर सकता है? यही तो समस्या थी और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट को 1997 के विशाखा केस में खुद दखल देना पड़ा। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सिर्फ एक अपराध भर नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। अच्छा, मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन। बिल्कुल। समानता के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के जो बुनियादी मानवाधिकार है ना, ये उनका हनन है। और चूंकि उस वक्त संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ नियम तय कर दिए। और इन्हीं नियमों को विशाखा गाइडलाइंस कहा गया, राइट? हाँ, एकदम सही। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही है, विशाखा गाइडलाइंस 1997 में आई, लेकिन हमारे आज के विषय का नाम है पॉश एक्ट 2013। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संसद के जरिए एक प्रॉपर कानून बनने में 16 साल लग गए। दुर्भाग्य से। हाँ, ये 16 साल का गैप ही दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितनी धीमी गति से इस समस्या को स्वीकार कर रहा था। खैर, जब ये 2013 में कानून बना ना, तो इसका जो दायरा तय किया गया वो बहुत दिलचस्प है। मतलब आम धारणा तो ये होती है कि कार्यस्थल का मतलब है कोई बड़ी सी कॉर्पोरेट बिल्डिंग जहां लोग मस्त सूट बूट पहन कर जाते हैं। हाँ, AC वाले ऑफिस। हाँ, AC वाले ऑफिस। लेकिन नोट्स के मुताबिक ये कानून संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र, अस्पतालों, अदालतों, स्कूलों और यहाँ तक कि NGO तक फैला हुआ है। और इसका दायरा इतना बड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि शोषण सिर्फ उन शीशे वाली इमारतों में थोड़ा ही होता है। किसी ईंट भट्ठे पर काम करने वाली महिला से लेकर अस्पताल की किसी सीनियर नर्स तक हर जगह पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कानून की नज़र में
कार्यस्थल वो हर जगह है जहां एक महिला अपने रोजगार या काम के सिलसिले में जाती है। एक मिनट। मैं नोट्स के एक खास हिस्से को यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ जो मुझे पढ़कर बड़ा अजीब लगा था। इसमें घर को मतलब होम को भी कार्यस्थल की परिभाषा में शामिल किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है। लेकिन ये तो आम समझ के बिल्कुल उलट है ना। एक प्राइवेट लिविंग स्पेस यानी किसी का अपना घर इस कानून के दायरे में वर्क प्लेस कैसे डिक्लेयर हो सकता है? देखिए, ये प्रावधान ना खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनके लिए दूसरों का घर ही उनका कार्यस्थल है। अच्छा, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स। एग्जैक्टली। जो महिलाएं घरों में साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं, अगर उस घर का मालिक या परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ यौन उत्पीड़न करता है, तो वो महिला पॉश एक्ट के तहत न्याय मांग सकती है। उस वक्त वो घर उसका वर्क प्लेस है। ओ, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और इसके अलावा एक और चीज है। आज के इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर में अगर कोई अपने घर से ऑफिस का काम कर रहा है और वर्चुअली किसी हैरासमेंट का शिकार होता है, जैसे वीडियो कॉल पर, तो वो घर भी उस वक्त एक एक्सटेंडेड वर्क प्लेस ही माना जाएगा। ये लॉजिक बहुत ही सॉलिड है। मतलब उस जगह की ईंट पत्थर वाली बाउंड्री मायने नहीं रखती, बल्कि वो जगह जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है वो मायने रखता है। बिल्कुल सही। एक और चीज जो नोट्स में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इसमें रोजगार की कोई शर्त नहीं है। मतलब अगर कोई महिला किसी ऑफिस में सिर्फ एक मीटिंग के लिए गई है या कोई डिलीवरी देने गई है, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में है, अगर वहां उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो भी इस कानून से कवर्ड है। हाँ, क्योंकि ये कानून एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देख रहा है। राइट, वो उस एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहा है, उस स्पेस को सुरक्षित बनाने पर फोकस है। बहुत सही पकड़ा आपने। अब जब ये साफ हो गया है कि ये कानून कहाँ-कहाँ लागू होता है, तो ये समझना भी तो जरूरी है कि इस कानून की नजर में अपराध असल में है क्या। हाँ, क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में यौन उत्पीड़न को सिर्फ मतलब शारीरिक हमले या फिजिकल कांटेक्ट से ही जोड़कर देखा जाता है। और यही सबसे बड़ी भ्रांति है। नोट्स में जो परिभाषा दी गई है ना, वो बहुत विस्तृत है। इसमें सेक्सुअल फेवर्स यानी यौन अनुग्रह की मांग करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना यानी अश्लील टिप्पणियां करना, पोर्नोग्राफी दिखाना और किसी भी प्रकार का वर्बल या नॉन वर्बल व्यवहार शामिल है। नॉन वर्बल व्यवहार मतलब इशारे करना या घूरना? हाँ, अगर कोई लगातार ऐसे घूर रहा है जिससे महिला को असहजता हो रही है, तो वो भी इसी दायरे में आएगा। और इस पूरी परिभाषा में जिस एक शब्द ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है अनवेलकम, यानी अवांछित। बिल्कुल। मतलब कोई भी व्यवहार यौन उत्पीड़न है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो उस महिला के लिए अनवेलकम था, क्या उसमें महिला की सहमति, उसका कंसेंट शामिल था। एग्जैक्टली। यहाँ कोर्ट और कानून दोनों ही आरोपी के इरादे यानी उसके इंटेंट से ज्यादा पीड़ित पर पड़े उस व्यवहार के असर को यानी उसके इम्पैक्ट को महत्व देते हैं। और यही वो अदृश्य बाउंड्री है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। ऑफिस में कोई इंसान कह सकता है कि अरे मेरा इरादा तो सिर्फ एक जोक क्रैक करने का था, या मैं तो बस कैजुअल फ्लर्ट कर रहा था यार। हाँ, बहुत आम बहाने हैं ये। लेकिन अगर सामने वाले को वो जोक या वो फ्लर्टिंग डरावनी लगी, अपमानजनक लगी या असहज लगी, तो वो बाउंड्री पार हो गई। इंटेंट चाहे जो भी हो, आपके उस इम्पैक्ट ने उसे अनवेलकम बना दिया। और इस इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट जो ये बहस है ना, इसे 1999 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस ने गहराई से सुलझाया था। नोट्स में उसका जिक्र है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम AK चोपड़ा। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के इस केस के तथ्य बहुत कुछ साफ कर देते हैं। इसमें ना एक सीनियर मेल अधिकारी ने एक लिफ्ट के अंदर अपनी जूनियर फीमेल कर्मचारी के साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया था। लेकिन इस मामले की सबसे खास बात पता क्या थी? क्या? दोनों के बीच कोई सीधा फिजिकल टच हुआ ही नहीं था। अच्छा, और यहीं पर तो पुरानी मानसिकता वाले लोग अक्सर कह देते हैं कि भैया जब छुआ ही नहीं तो हैरासमेंट कैसा। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी मानसिकता को तोड़ा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक बंद लिफ्ट में एक सीनियर अधिकारी का अपनी जूनियर के पर्सनल स्पेस में इस तरह से घुसपैठ करना, भले ही उसमें फिजिकल कांटेक्ट न हो, वो उस महिला के लिए अत्यधिक डरावना और थ्रेटनिंग था। एक बंद जगह में कोई पावरफुल इंसान ऐसा करे तो पैनिक होना लाजमी है। बिल्कुल। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न सिर्फ शारीरिक छुअन का मोहताज नहीं है। मानसिक असहजता,
जिसे मेंटल डिस्कम्फर्ट कहते हैं, या डराना धमकाना या एक ऐसा हॉस्टाइल माहौल बनाना जहां महिला खुद को असुरक्षित महसूस करे, ये सब हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। ये जजमेंट तो वाकई एक गेम चेंजर लगता है। मतलब ये साफ कर देता है कि अपराध करने के लिए हाथ लगाना जरूरी नहीं है, एक डरावना माहौल बनाना ही काफी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब जब अपराध क्या है ये तय हो गया है, तो एक बड़ा सवाल सीधा सिस्टम पर खड़ा होता है। मान लीजिए एक महिला ने तय कर लिया कि उसके साथ जो हुआ वो अनवेलकम था। अब वो जाए कहाँ? पुलिस स्टेशन जाना तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। खासकर तब जब मामला ऑफिस की पॉलिटिक्स और खुद के करियर से जुड़ा हो। और इसी गैप को भरने के लिए ना, पॉश एक्ट ने कंपनियों के अंदर ही एक शिकायत और समाधान का ठोस तंत्र खड़ा किया है। कानून ये कहता है कि हर वो संस्थान जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी का होना अनिवार्य है। और ये कमेटी बनती कैसे है? ये कोई आम कमेटी नहीं होती है, इसके गठन के बहुत सख्त नियम हैं। इसकी जो अध्यक्ष होगी वो हमेशा कोई सीनियर महिला कर्मचारी ही होनी चाहिए। कमेटी के आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें एक बाहरी सदस्य यानी एक्सटर्नल मेंबर का होना बहुत जरूरी है। बाहरी सदस्य? वो कौन हो सकता है? वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी एनजीओ से जुड़ा हो, या जिसका लीगल बैकग्राउंड हो, या जो महिला अधिकारों के लिए काम करता हो। अच्छा, निष्पक्षता के लिए। पर आपने कहा कि 10 कर्मचारियों वाला नियम है, तो अगर 10 से कम लोग हैं, मान लीजिए कोई छोटा सा स्टार्टअप है जिसमें सिर्फ 5 लोग काम करते हैं, तो वहां आईसीसी नहीं बनेगी? देखिए, ऐसे मामलों के लिए, या फिर उन मामलों के लिए जहां शिकायत सीधे कंपनी के मालिक के ही खिलाफ हो, जिसे एम्प्लॉयर कहते हैं, वहां कानून ने लोकल कंप्लेंट्स कमेटी यानी एलसीसी का प्रावधान किया है। ओके, तो ये एलसीसी कौन बनाता है? हर जिले में ना एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जो इस एलसीसी का गठन करता है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आप खुद सोचिए, 5 लोगों की कंपनी में अगर मालिक ही हरासमेंट कर रहा है, तो बाकी के 4 लोग उसकी निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वहां तो पावर डायनामिक्स बहुत हावी होते हैं। एग्जैक्टली। पर इस पावर डायनामिक्स से ना मुझे एक बहुत गंभीर सवाल याद आ रहा है। मान लीजिए कंपनी बहुत बड़ी है, 500 लोग काम करते हैं, और उन्होंने आईसीसी भी बना ली, लेकिन उस कमेटी में बैठे लोगों को सैलरी तो उसी मैनेजमेंट या उसी बॉस से मिल रही है जिसके खिलाफ शायद जांच हो रही हो। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। या मान लीजिए आरोपी उस मैनेजमेंट का बहुत करीबी हो, तो ऐसे में ये जो बाहरी सदस्य वाली बात है, ये कागजों पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असलियत में ये कमेटी को पूर्वाग्रह यानी बायस से बचा पाती है? यहाँ तो मुझे पूरी की पूरी जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता है, प्रोसीजरल फेयरनेस, वो ही खतरे में दिखती है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और न्यायपालिका ने भी बार बार इस बात पर चोट की है। इसे समझने के लिए हमें 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत फेमस मामला देखना होगा, डॉक्टर पुनीता सोढ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर पुनीता एक बहुत सीनियर मेडिकल ऑफिसर थी। उन्होंने अपने ही एक सुपीरियर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। अब आप सोचिए, एक सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें जिस सिस्टम का सामना करना पड़ा वो बहुत ही बायस्ड था। मतलब कमेटी ने उनका साथ नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। जो जांच कमेटी बैठी उसने मामले को टालने की कोशिश की, आरोपी का फेवर किया और पूरी प्रक्रिया में बेवजह की देरी की। ये तो एक टिपिकल कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म लगता है मुझे। सिस्टम अक्सर अपने टॉप लेवल के लोगों को बचाने के लिए, या कह लें कि कंपनी की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए, पीड़ित को ही थका देने की रणनीति अपनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा ना, तो कोर्ट ने इस अंदरूनी जांच की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ नाम के लिए एक कमेटी बना देना काफी नहीं है। उस कमेटी का निष्पक्ष होना, बिना किसी दबाव के काम करना, और पॉश एक्ट के नियमों के प्रति प्रशिक्षित होना यानी ट्रेंड होना अनिवार्य है। अगर कमेटी एम्प्लॉयर के दबाव में काम कर रही है, तो वो पूरी की पूरी जांच ही गैरकानूनी मानी जाएगी। वाओ, मतलब सिर्फ इंसाफ होना ही काफी नहीं है, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। एग्जैक्टली। और शायद इसी लेटलतीफी और जो ये थका देने वाली रणनीति है, इसे तोड़ने के लिए ही इस एक्ट में सख्त समय सीमा यानी टाइमलाइंस तय की गई हैं। नोट्स बताते हैं कि घटना होने के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज होनी चाहिए। हाँ, हालांकि अगर कोई ठोस वजह हो तो कमेटी 3 महीने का एक्सटेंशन और दे सकती है। राइट, लेकिन जो जांच की टाइमलाइन है ना, वो मुझे काफी अग्रेसिव लगी। और ये अग्रेसिव टाइमलाइन ही इस कानून की रीढ़ है। देखिए, एक बार शिकायत दर्ज हो जाए तो आईसीसी को अपनी जांच 90 दिनों के भीतर हर हाल में पूरी करनी होती है। सिर्फ 90 दिन? हाँ, और जांच पूरी होने के बाद अगले 10 दिन के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट और जो भी सिफारिशें हैं वो मैनेजमेंट को सौंपनी होती हैं।
और रिपोर्ट मिलने के 60 दिन के भीतर एम्प्लॉयर को उस पर एक्शन लेना ही होता है। 90 दिन में जांच, 10 दिन में रिपोर्ट और 60 दिन में एक्शन। इन टाइमलाइंस के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत साफ समझ आता है मुझे। बिल्कुल। अगर किसी महिला को रोज उसी ऑफिस में जाना पड़े जहां उसका हैरेसर भी मौजूद है और जांच महीनों या सालों तक खिंचती रहे, तो वो महिला तो फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही नौकरी छोड़ देगी ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है। एकदम सही। लेकिन देखिए, एक मजबूत कानून वो होता है जो अपराध होने के बाद सजा देने से ज्यादा अपराध को होने से रोकने पर जोर दे। प्रिवेंशन पर। हाँ, पॉश एक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रिवेंशन और प्रोएक्टिव मेजर्स पर फोकस करता है। इसमें एम्प्लॉय की ड्यूटी सिर्फ कमिटी बनाने तक सीमित नहीं है, उन्हें अपने कार्यस्थल पर एक जीरो टॉलरेंस कल्चर डेवलप करना होता है। पर कल्चर डेवलप करने का मतलब सिर्फ दीवार पर एक पॉलिसी चिपका देना तो नहीं हो सकता। मैंने कई ऑफिस में देखे हैं वो पोस्टर। नहीं नहीं, पॉलिसी को डिस्प्ले करना तो बस एक बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट है। असली काम होता है कर्मचारियों को सेंसिटाइज करना। एम्प्लॉयर को नियमित रूप से अवेयरनेस वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस करवाने होते हैं। अवेयरनेस बढ़ाना। हाँ, मतलब कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से बताना होता है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा व्यवहार बाउंड्री क्रॉस करना माना जाएगा। ये एक तरह से ऑफिस का बिहेवियरल बेसलाइन सेट करने का काम है। और ये ट्रेनिंग सेशंस इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि कई बार लोग ना अनजाने में बाउंड्री क्रॉस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रिवेंशन से जुड़ा एक और बहुत बड़ा डर है जो किसी भी पीड़ित के दिमाग में सबसे पहले आता है, बदले की कार्रवाई का डर। रिटेलिएशन। हाँ, मतलब अगर मैं अपने मैनेजर के खिलाफ शिकायत कर दूं तो क्या वो मेरा अप्रेजल नहीं रोक देगा? क्या मेरा ट्रांसफर किसी ऐसे शहर में नहीं कर दिया जाएगा जहां मैं जाना ही नहीं चाहती? ये डर बहुत रियल है। और इसी डर को एड्रेस करने के लिए इस एक्ट में विक्टिमाइजेशन से सुरक्षा का एक बहुत ही कड़ा प्रावधान है। जब तक जांच चल रही है या जांच के बाद भी शिकायत करने वाली महिला को किसी भी तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। ये तो एक तरह से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जैसा हो गया ना। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर मैनेजमेंट उस महिला का डिमोशन करता है, उसका ट्रांसफर करता है या उसे ऑफिस के जरूरी कामों से अलग थलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है, तो ये अपने आप में एक अलग अपराध बन जाता है। ओ, इसके खिलाफ भी शिकायत हो सकती है? बिल्कुल, महिला इसकी शिकायत कर सकती है और कमेटी जांच के दौरान महिला को या आरोपी को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर सकती है ताकि दोनों के बीच कोई टकराव ना हो। ये बहुत प्रोग्रेसिव है। और अगर जांच में ये साबित हो जाए कि आरोपी ने वाकई यौन उत्पीड़न किया है तो सजा के क्या प्रावधान है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है। कमिटी लिखित माफी मांगने, प्रमोशन रोकने, सैलरी इंक्रीमेंट रोकने से लेकर नौकरी से टर्मिनेट करने तक की सिफारिश कर सकती है। सीधे बर्खास्त? हाँ, और इसके अलावा पीड़ित महिला को मुआवजा देने का भी प्रावधान है, जो आरोपी की सैलरी से काट कर दिया जाता है। और अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है तो आईपीसी या अब कहें भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत पुलिस केस भी दर्ज करवाया जा सकता है। मुआवजा सीधे आरोपी की सैलरी से काटना, ये तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिटरेंट है, मतलब डर पैदा करने वाली चीज है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए, जब भी ऐसे कानूनों की बात आती है ना, तो समाज में अक्सर एक काउंटर नैरेटिव खड़ा हो जाता है कि क्या हो अगर कोई महिला आपसी दुश्मनी निकालने के लिए झूठी शिकायत कर दे। हाँ, ये सवाल बहुत उठता है, लेकिन कानून ड्राफ्ट करने वालों ने इस पहलू पर भी विचार किया है। पॉश एक्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ भी कार्रवाई का नियम है। अच्छा? हाँ, अगर जांच में यह साबित हो जाए कि महिला ने जानबूझकर फर्जी सबूतों के साथ किसी को फंसाने की कोशिश की थी, तो उस महिला पर भी वही अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक अंतर समझना जरूरी है। वो बारीक अंतर क्या है? अंतर यह है कि शिकायत का साबित न हो पाना और शिकायत का झूठा होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मतलब अगर एविडेंस नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला झूठी है। एग्जैक्टली। कई बार सबूतों की कमी या गवाहों के मुकर जाने की वजह से केस साबित नहीं हो पाता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि महिला ने झूठ बोला था। कमेटी को महिला को सजा देने के लिए ये साबित करना होगा कि उसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण थी और उसने जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया था। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्रूशल है, बहुत जरूरी है, वरना झूठी शिकायत के नाम पर होने वाली कार्रवाई के डर से कोई सच्ची शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज है जो हिम्मत तोड़ने का काम करती है, वो है ऑफिस की गॉसिप,
अगर किसी ने शिकायत की तो क्या पूरे ऑफिस को इसके बारे में पता चल जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस एक्ट में गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब नाम गुप्त रखे जाते हैं। हाँ, शिकायतकर्ता, गवाह और आरोपी, इन तीनों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जानी चाहिए। जांच की कोई भी जानकारी, रिपोर्ट के तथ्य या कमिटी की सिफारिशें पब्लिक डोमेन में, प्रेस में या ऑफिस के अन्य कर्मचारियों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। और अगर कोई शेयर कर दे तो? अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, चाहे वो कमेटी का अपना मेंबर ही क्यों ना हो, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अब ना इस पूरे सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर मेरा एक बड़ा सवाल खड़ा होता पूछिए। जो कंपनियों को इसे गंभीरता से लेने पर मजबूर करता है। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉयर आईसीसी का गठन नहीं करता या इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहता है, तो उस पर पहली बार में 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सच कहूं तो 50,000 रुपए, ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या करोड़ों का टर्नओवर रखने वाले स्टार्टअप के लिए तो मूंगफली के दाने बराबर है। इस अमाउंट से शायद ही कोई मैनेजमेंट डरेगा। मैं मानता हूं, अगर बात सिर्फ 50,000 पे खत्म हो जाती तो शायद कोई ना डरे, लेकिन असली चाबुक इसके बाद चलता है। अच्छा, वो क्या है? अगर वही कंपनी दोबारा यही गलती करती है, मतलब रिपीट वायलेशन करती है, तो सजा दुगनी हो सकती है। और सबसे बड़ा प्रहार पता है क्या है? क्या? सरकार उस कंपनी का बिजनेस लाइसेंस, उनका रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल पूरी तरह से रद्द कर सकती है। ओहो, लाइसेंस रद्द होना। हाँ, ये एक ऐसा क्लॉज है जो सीधे कंपनी के वजूद पर हमला करता है। कोई भी बिजनेस ये रिस्क नहीं ले सकता कि एक कमेटी ना बनाने के चक्कर में उनकी पूरी कंपनी पर ही ताला लग जाए। बिल्कुल। और यही वो डर है जिसने धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर को इस कानून के कंप्लायंस की तरफ धकेला है। वाओ! तो इन सारे पहलुओं को गहराई से देखने के बाद एक बात तो साफ है कि पॉश एक्ट 2013 सिर्फ कागजों पर लिखी गई कुछ कानूनी धाराओं का समूह बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं आगे की चीज है। ये महिलाओं की गरिमा, उनकी सुरक्षा और सबसे बढ़कर कार्यस्थल पर उनके समान अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा टूल है। लेकिन जब हम इस टूल के असल इस्तेमाल की बात करते हैं ना, तो 2013 का ही एक और अहम केस सामने आता है। मेधा कोटवाल लेले बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस की अहमियत क्या है? मेधा कोटवाल लेले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़वी सच्चाई को उजागर किया था। हाँ। कोर्ट ने देखा कि विशाखा गाइडलाइंस के आने के 15-16 साल बाद भी देश भर के कई सरकारी और प्राइवेट संस्थानों ने कोई कमेटी नहीं बनाई थी। 15-16 साल बाद भी? हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में राज्यों को फटकार लगाई और कहा कि कानून का सिर्फ किताबों में होना कोई मायने नहीं रखता, जब तक कि उसका जमीनी स्तर पर सही से इम्प्लीमेंटेशन न हो। अवेयरनेस की कमी और सिस्टम की उदासीनी सबसे बड़ी बाधाएं थीं। और शायद ये बात आज 2026 में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के नोट से हमने एक्ट के मैकेनिज्म को समझ लिया, इसकी ताकतों को देख लिया। कानून ने कागजों पर तो सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत और चाक-चौबंद ढांचा खड़ा कर दिया है। इसमें टाइमलाइंस हैं, कमिटीज हैं, पेनल्टीज हैं। हाँ, सब कुछ है, लेकिन इस ढांचे का असली टेस्ट हर दिन उस वक्त होता है जब एक महिला किसी ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छूट जाता है। कानून ने अपनी तरफ से अदृश्य बाउंड्रीज को तो परिभाषित कर दिया है, लेकिन क्या हमारे समाज, हमारे वर्क कल्चर और हमारी सामूहिक मानसिकता में वो बदलाव आ पाया है जहां एक महिला अपने करियर, अपने अप्रेजल या अपनी इमेज की परवाह किए बिना पूरी आज़ादी और आत्मविश्वास से उस बाउंड्री के टूटने पर आवाज उठा सके? क्या बात है। क्या वो आईसीसी के सामने बिना इस डर के खड़े हो सकती है कि उसे ट्रबल मेकर का टैग दे दिया जाएगा? कागजों पर लिखे इस बेहतरीन कानून और उस जमीनी हकीकत के बीच की इस खाई को पाटना शायद हमारी अगली सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है, क्योंकि जब तक सिस्टम पर भरोसा पैदा नहीं होता, तब तक कानून का डर तो रहेगा, लेकिन सुरक्षा का एहसास कभी नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। इस विषय ने निश्चित रूप से सोचने के कई नए नजरिए दिए हैं। आगे भी ऐसे ही अहम विषयों की परतों को खोलते रहेंगे। सुनने वालों के लिए बस यही कहूंगी, सुनते